आवाज़ चेक कर लिया जाए, एक सेकंड। ठीक, आज चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही, बस फर्क क्या है, यहाँ हमें चलना पड़ेगा शुरू से। सबसे पहला काम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा ए का, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का। क्या कि बस 2 साल का डाटा दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंटेज में दिया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए, या फिर हम कहें ए बार का बात करें तो वो होगा 10 + 16 भागे 2। कितना हो गया? मेरे ख्याल से 13%। एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का बात करें या फिर बी बार का बात करें, कितना होगा? 12 + 18 भागे 2, जो कि होगा 12 + 18 कितना हो गया? 30। 30 भागे 2 15%। कोई दिक्कत? अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें 2 ही सिक्योरिटी है, एक तो ए है, एक बी है। ए का वेट कितना है? 40%। और बी का वेट कितना है? 60%। चाहे वो जो भी अमाउंट हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख रुपया मेरे पास, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इन्वेस्ट किस रेशियो में किया है? 5 लाख को, 5 लाख का। वेट अ सेकेंड, जा रहा है ना वीडियो ठीक से यार? हाँ, ठीक है। तो चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 6 लाख हो, वो जा किस रेशियो में रहेगा? 40:60 के रेशियो में। ठीक है, मैंने 4:6 के रेशियो में या 2:3 के रेशियो में, जो करना चाहे कर सकते हैं उसका। रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% और 15%। तो अगर पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 0.40 इंटू 13% प्लस 0.60 इंटू 15%। निकाल लीजिए थोड़ा सा, क्या होगा? 30 इंटू 0.40, 15 इंटू 0.60 GT, 14.20%। क्या कोई दिक्कत है इस चीज़ में निकालने में? कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच स्टॉक। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मतलब हमको डिविएशन ए निकालना है एंड डिविएशन बी निकालना है। तो डिविएशन ए और बी के पहले हमें निकालना होगा वेरिएंस ऑफ ए, हमें निकालना होगा वेरिएंस ऑफ बी। तो वेरिएंस ऑफ ए क्या होगा बताइए जरा। अच्छा, राइटिंग पैड नहीं खोला है क्या? अब इसे हम चाहें तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। सर 2 ही डाटा है हमारे पास, 2 ही डाटा है, ये तो और इजी है। 2 डाटा है तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। आ जाइए, एक सेकंड, बस खत्म हो गया। हम्म, तो अगर हम वेरिएंस ऑफ ए की बात करें तो वो क्या होगा? सर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% था ए बार, और एक तो 10 है, एक 16 है।
तो करना ही क्या है, कुछ नहीं सर, सिग्मा ए माइनस ए बार का स्क्वायर बाई एन। तो सिग्मा ए माइनस ए बार कितना होगा सर 10, रुक जाइए सही करने, इसको बार बार दिक्कत करेगा। अरे ये क्या है, ये खोला मैंने, एक अच्छा एक ही थी। अब ठीक है, आइए। तो क्या होगा 10 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 13 का स्क्वायर बाई 2। ये 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, 9/2, तो इसका होगा 9। अगर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा 3। अगर बी की बात करें तो बी का वेरिएंस कितना होगा सर 12 माइनस 15, 18 माइनस 15, लिख लेते हैं फॉर्मूला, सिग्मा बी माइनस बी बार का स्क्वायर बाई एन। डाटा हिस्टोरिकल है इस कारण से, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 12 माइनस 15 प्लस 18 माइनस 15, ठीक है। 18 माइनस है, इसको प्लस मत समझिएगा, माइनस है, ठीक है, बाई 2। तो कितना हो गया सर, ये भी 3 तिया 9, 3 तिया 9 भागे 2, तो ये हो गया 9। अगर ये 9 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा सर, √9 इक्वल्स टू 3। तो दोनों का आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आया, सेम आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे सेकंड थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन के, कोवेरिएंस निकालने का। क्या निकालने का, कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस कैसे निकलेगा सर, कोवेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला था, एक सेकंड ये अटक का है। अगर हम कोवेरिएंस की बात करें, कोवेरिएंस ए बी की बात करें तो वो सिंपली था सिग्मा ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार बाई एन। तो ए माइनस ए बार पहले वाले केस में क्या है, देखिए 10 माइनस 13, और ये कितना होगा 12 माइनस 15 प्लस, फिर बताइए 16 माइनस 13, और ये 18 माइनस 15 बाई एन। एन कितना है आपका, 2 है। ये सर 3 होगा, ये 3 होगा, तो 3 तिया 9, ये 3 होगा, ये 3 होगा, 3 तिया 9, तो 9 प्लस 9 भागे 2 इक्वल्स टू 9। तो कोवेरिएंस कितना है 9, कोवेरिएंस कितना है 9, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन आए क्या बोला, बोला कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर सिंपल टर्म में बोले तो कुछ है ही नहीं सर, आर ए बी, सर कोवेरिएंस निकाल लिए हम लोग बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ए स्टैंडर्ड डिविएशन बी। तो कोवेरिएंस था कितना 9, स्टैंडर्ड डिविएशन था कितना 3 इंटू 3, तो ये हो गया 1। ये हो गया परफेक्टली कोरिलेटेड, ठीक है, परफेक्टली कोरिलेटेड, कोई दिक्कत। अब जब कोई चीज परफेक्टली कोरिलेटेड हो तो क्वेश्चन आपको आगे बोलता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना। तो आगे यहाँ पर एक नया चीज जानेंगे हम लोग। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फिर से लिखिएगा। अगर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का बात करें तो पहले लिख लेगा तो वेरिएंस ही सर पोर्टफोलियो का, ऑब्वियस सा बात है। उसमें सर हमने पढ़ा था W1/डिविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस W2/डिविएशन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 W1/डिविएशन 1 इंटू कोरिलेशन 1 2। अगर कोरिलेशन 1 to 1 है, 1 है,
तो हम इस फॉर्मूला को आगे क्या लिख सकते हैं, W1 डिविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस W2 डिविएशन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 डिविएशन 1 डिविएशन 2, ये तो 1 है। तो इसका मतलब अगर कोई परफेक्टली कोरिलेटेड है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 W1 डिविएशन 1 ए हो गया, W2 डिविएशन 2 बी हो गया, 2AB। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई चीज परफेक्टली कोरिलेटेड है तो W1 डिविएशन 1 W2 इंटू डिविएशन 2 का होल स्क्वायर, कि हमने पढ़ा था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो W1 इंटू डिविएशन 1 प्लस W2 इंटू डिविएशन 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी का अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड हो तो हम कह सकते हैं कि सर ये W1 डिविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस W2 डिविएशन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 इंटू डिविएशन 1 डिविएशन 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 2। अगर ये माइनस वन है ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, W1 डिविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस W2 डिविएशन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 W1 W2 डिविएशन 1 डिविएशन 2। एक सेकंड रुकिएगा, आइए वापस। तो ये क्या हो जाएगा, W1 डिविएशन 1 माइनस W2 डिविएशन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2AB। तो हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB को हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, W1 डिविएशन 1 W2 डिविएशन 2। तो आप इस चीज़ से समझ चुके होंगे कि अगर परफेक्टली कोरिलेटेड हो तो फॉर्मूला ये सॉर्ट हो सकता है, अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड हो तो फॉर्मूला ये सॉर्ट आउट हो सकता है। तो हमारे केस में क्योंकि क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आया है, 1 आया है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है नहीं, इसे डिराइव हुआ है, आप चाहें तो पूरा पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा आपसे। आप चाहें तो यहाँ कोवेरिएंस 1 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, इसके लिए एकदम सही सॉल्व होगा। पर शॉर्टकट चलिए सीख लेते हैं। सर अगर पोर्टफोलियो पूछा है तो पहले लिख लेगा वेरिएंस सर पोर्टफोलियो का, वो कितना होगा बताइएगा। सर 40% है किसका, सिक्योरिटी ए का, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था सर 3 होल स्क्वायर प्लस 0.60, इसका भी स्टैंडर्ड 3 था का होल स्क्वायर प्लस 2 W1 कितना था 0.40, W2 कितना था 0.60, अगर कोवेरिएंस ले लें मतलब कि 9। ठीक है, और निकालिए आंसर, आपका सेम आंसर आएगा। ये कितना हो गया 0.4 इंटू 3 का स्क्वायर 1.44 प्लस 0.6 इंटू 3 का स्क्वायर 3.24 और प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 9 4.32। जोड़ लीजिए इसको 1.44 प्लस 3.24 प्लस 4.32 इक्वल्स टू 9। तो पोर्टफोलियो का अपना वेरिएंस डिविएशन क्या होगा, तो √9 इक्वल्स टू 3। अगर हम अपना वो फार्मूला पुट करते हैं कि सर W1 डिविएशन 1 क्योंकि परफेक्टली कोरिलेटेड है, W1 डिविएशन 1 प्लस W2 डिविएशन 2 का स्क्वायर, तब आंसर क्या आता, निकालिए 0.40 इंटू 3 प्लस 0.60 इंटू 3, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये क्या होता सर, ये बचता
3 इंटू 0.4 1.2, और ये बचता 1.80 का स्क्वायर, ये होता 3 का स्क्वायर, ये 9 आता आपका। और पोर्टफोलियो का बात करें, डिविजन का बात करें तो 9 का √3 आया समझ में। तो बेसिकली अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला ऐसे सॉर्ट हो सकता है। अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो फॉर्मूला ऐसे सॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर जीरो आ जाए तो उस केस में जीरो हो जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला बस इतना बचेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ बस फॉर्मूला को आगे डिराइव कर रहा है, सेम फॉर्मूला को आगे तोड़ते जा रहा है। वन होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, -1 होगा तो क्या होगा, उसके उस रेंज से बाहर तो हो नहीं सकता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट उस रेंज से बाहर नहीं हो सकता, -1 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो अगर -1 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और 0 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला थोड़े है, बस इस वैल्यू को यहाँ पुट करके अपना आंसर निकाल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब 5 वाला क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, 5 का क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। रिंगटोन किंग, हाय हाय लिखा है उन्होंने, शायद इनका नाम कुछ और था, मैं भुला गया शायद, यहाँ पर रिंगटोन किंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन ABCDEF में चुनने कहा कौन अच्छा है, ठीक है। चुनना है 3 ठो, तो इसने आंसर दिया है अलग अलग तरीके से, कोई दिक्कत। पर हम चाहें तो अगर चुनने का हमसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए, तो हम यूज करते रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है। पर इस चीज का इस्तेमाल इसने नहीं किया है। इसने क्या किया कि हाईएस्ट रिटर्न को ले लिया सबसे पहले, एक को साइड आउट कर दिया, फिर बोला इनमें से सबसे कम रिस्क किसमें है, तो बोला 2 ठो में है, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न किसका है, तो ए को ले लिया। उसके बाद फिर किसमें सबसे कम रिस्क है, बोला इन दोनों में है, इनमें ज़्यादा रिटर्न किसमें है, उसको ले लिया। पर ये तरीका, अच्छा हाँ क्रिश, ठीक, बहुत दिन बाद आपका मैसेज आया है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अगर हम रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ले तो आंसर कुछ और हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4/8 यहाँ 2 है, यहाँ 8/5 1.6 है, यहाँ 12/12 1 है, यहाँ 4/4 1 है, यहाँ 9/5 1.8 है, यहाँ 8/6 1.33 है। अगर इस हिसाब से देखें सबसे बढ़िया तो ये है, उसके बाद ई है, और उसके बाद बी है, तो AEB चुनना चाहिए था। लेकिन हमारे आंसर में इसने चुना क्या है, देखिए इसने चुना है आपका ACE। क्यों, क्यों ACE, हाँ, सी इसलिए क्या कि सी का रिटर्न ज़्यादा है, सी इसलिए सी का रिटर्न ज़्यादा है, पर सी का रिस्क भी ज़्यादा है। अगर सही मायने में चुनना हो तो हम चुनेंगे किस बेसिस पे, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, मैंने हर यूनिट जो हम रिस्क ले रहे हैं उसके लिए रिटर्न कितना है। अगर यहाँ 1% का रिस्क ले तो 2% का रिटर्न है, अगर यहाँ 1% का रिस्क ले तो यहाँ 1.6% का रिटर्न है, अगर यहाँ 1% का रिस्क ले तो 1% का रिटर्न है। ये अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने चुनने टाइम क्या किया, बोला 12 सबसे हाईएस्ट रिटर्न है उसको ले लिया, उसके बाद सबसे लोएस्ट रिस्क जो था उससे कंपेयर किया, देखा 4 और 4 है, इसमें हायर रिटर्न है उसको ले लिया। उसके बाद सेकंड लोएस्ट जो रिस्क था उसको देखा, 5 और 5 है, उसमें हाईएस्ट रिटर्न जिसको उसको ले लिया। तो A C और E बना, A C और E बना। यहाँ सही से देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क होना चाहिए था,
जिसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न ये दे रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क पे, 1% के रिस्क पे 2% का रिटर्न है, तो अच्छा तो ये था, अच्छा ये था 1.8, अच्छा ये था, ABE होना चाहिए था, लेकिन आंसर ACE किस हिसाब से दिया समझ में आया, एग्जाम में भी उसी हिसाब से आंसर लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी उसी हिसाब से आंसर लिखना है, लेकिन सही मायने में पूछो तो ये चीज होना चाहिए था, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन में और चीजें दी भी नहीं गई हैं, अगर और चीजें दी जाती तो आपका आता शार्प मॉडल, आपका आता टेनर रेशियो, वो लोग बताता शार्प रेशियो टेनर रेशियो, उससे निकलता फिर कि क्या है पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है। पर डाटा जब ऐसा अवेलेबल तो भी हम ये चीज कर सकते थे, और इस बेसिस पे ए ई और बी लेते, क्योंकि यहीं पे पर यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ज्यादा है इन तीनों केस में, समझ में आ गया, क्या छोड़ी वो चीज को। अब आपको बोला परफेक्टली कोरिलेटेड है, ठीक है, तो आप क्या इन्वेस्ट करिए 75% ए में और 25% सी में, या दूसरा पोर्टफोलियो 100% ई में, तो आपके पास क्या हुआ, दो पोर्टफोलियो, आपके पास क्या है, दो पोर्टफोलियो, आ जाइए, आपके पास क्या है, पोर्टफोलियो 1, जहां पर कहा गया कि इन्वेस्टमेंट है 75% इन ए और 25% इन बी, सॉरी सी, बी नहीं है, सी है, 25% इन सी, और पोर्टफोलियो 2 बोला गया, वहां कहा गया आपसे कि 100% ही नहीं, तो 100% ही नहीं, तो इसके केस में तो सर रिस्क और रिटर्न निकालने का जरूरत ही नहीं है, जो ई का रिटर्न है और जो ई का रिस्क है वही हो जाएगा। ई का रिटर्न कितना है देखिए तो, सर ई का रिटर्न है 9%, ई का रिस्क कितना है, ई का रिस्क है 5%, लेकिन अगर इस पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका रिटर्न कितना होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सर 0.75, 25% वेट है ना, तो 0.75 इंटू 8 ए का, सी का बात करें तो 0.25 इंटू 12, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा पोर्टफोलियो का, 0.75 इंटू 8 6 आया, 0.25 इंटू 12 3 आया, 6 प्लस 3 9, ठीक है, 9%, कोई दिक्कत। अब अगर बात करें रिस्क की तो पहले निकलेगा क्या, वेरिएंस, परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, 0.75 रिस्क क्या है इसका, ए का रिस्क कितना है 4%, ठीक है, प्लस 0.25 सी का रिस्क कितना है 12% का होल स्क्वायर, आप इसको चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.75 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 0.75 0.25 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 1, आपका इच्छा है किया जा सकता है, अपना पुराना फार्मूला भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इजी क्या होगा ये करना, तो वही करते हैं, तो 4 इंटू 0.75 3 होगा, और 12 इंटू 0.25 3 होगा, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, तो अगर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें 36 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा 6, इसका मतलब पोर्टफोलियो 2 का रिटर्न कितना है 9%, लेकिन रिस्क कितना है 6%, तो अब बताइए अच्छा कौन होगा, ऑब्वियस सा बात है, अगर सेम लेवल ऑफ रिटर्न की बात करें तो जहां रिस्क कम होगा वहां इन्वेस्ट करने में फायदा है, तो पोर्टफोलियो 2 प्रिफरेबल होगा, क्यों प्रिफरेबल होगा, क्योंकि रिटर्न जब सेम है दोनों पोर्टफोलियो का, तो जहां रिस्क कम है वहां इन्वेस्ट करेंगे ना, इसके पीछे रीजन क्या होगा, सिंपल रीजन, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क,
इसको पहला क्वेश्चन भी इसी बेस पे सॉल्व करना चाहिए था, पर इसने इस बेस पे सॉल्व किया नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, ICI का जैसा इच्छा हो वैसा ही करेगा, ठीक है। और जो उसने दिया है उसी को कंप्लाई करना होगा, आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। वैसे रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क यूज करना चाहिए, ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया। रियल लाइफ में तो आपके पास ट्रेनर रेशियो ये सब यूज करने का जरूरत पड़ेगा, आपको ट्रेनर रेशियो यूज करना होगा, साप रेशियो यूज करना होगा, किसको चुना चाहिए जानने के लिए। तो आपका हो गया 4 और 5, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना ही इजी होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहीं भी हार्ड नहीं है, ठीक है। छठा नंबर ने बना लिया था। 7वां नंबर क्वेश्चन का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने में दिक्कत नहीं होगा, पार्ट 3 में दिक्कत होगा, और पार्ट 3 को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। पार्ट 1 और 2 बना लेते हैं, पार्ट 3 को मैं कल समझाऊंगा, आज नहीं समझाऊंगा। पहले पार्ट 1 और 2 को समझा जाए। देखो क्या बोला, बोल रहा है कि इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए इन द शेयर ऑफ 2 कंपनी, 2 कंपनी का शेयर है, एक ABC का एक XYZ का। ABC का फ्यूचरिस्टिक रिटर्न दिया हुआ है, XYZ का फ्यूचरिस्टिक रिटर्न दिया हुआ है, और उसके होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करें तो तुमसे पूछा बताओ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर 100% यहाँ इन्वेस्ट करें और 100% यहाँ इन्वेस्ट करें तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका निकाल लेंगे सर, कितना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ABC, जरा बताना तो, कुछ नहीं सर, 12 इंटू 0.20, 12% होने का चांस कितना है 0.20, 14% होने का चांस कितना है सर 0.25, -7% होने का चांस कितना है 0.25, और 28% होने का चांस कितना है 0.30। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा ABC का, अगर पूरा का पूरा पैसा ABC में लगा दिया जाए तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, काफी इजी है, 12 इंटू 0.20 2.40, 14 इंटू 0.25, 7 -7 है, और वैसे बात है, -7 इंटू 0.25, 28 इंटू 0.30, 12.55%, ठीक है, कोई दिक्कत, 12.55%, मिला लो आंसर से थोड़ा सा। यही था ना 7 नंबर, 12.55%। अब तुम बताओ ऐसा टेबल बनाना आसान पड़ा कि ऐसा 12.55 निकालना आसान पड़ा, अगर एग्जाम में बैठे हो तो क्या आसान पड़ेगा, किसमें कम टाइम लगेगा, ऐसे टेबल बना के बनाओगे ना मर जाओगे, हो गया, यही क्वेश्चन सॉल्व करते करते 15-20 मिनट लग जाएगा तुमको, क्या समझे। तो क्या किया जाए, जो सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ XYZ का बात करें तो क्या होगा सर, 16% होने का चांस है, 20%, सर 10% होने का चांस है, 25%, सर 28% होने का चांस है, 25%, और -2 होने का चांस है, 30%। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा तो सर 16 गुने 0.20, 10 गुने 0.25, 28 गुने 0.25, और -2 गुने 0.30, GT 12.10%, क्या समझे, कितना इजी हुआ, तो क्या इजी लगा, ऐसे सॉल्व करना टेबल बना के, या फिर ऐसे सॉल्व करने से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बताओ। इस तरह से टेबल बना करके अपना आधा घंटा बर्बाद करने से अच्छा क्या होगा, तो सिंपल तरीका है। और जो आपसे पूछा रिस्क भी निकालना है, तो अब सिंगल सिक्योरिटी का जब बात किया और बोला उसका रिस्क निकालो, तो क्या करना है, कुछ नहीं सर, कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है सर, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल सर। अगर आप सर रिस्क की बात कर रहे हैं
तो उसका फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले तो वेरिएंस निकलेगा, ऑब्वियस सा बात है, उसके बाद कुछ निकलेगा। वेरिएंस फॉर्मूला क्या होगा सर? सिग्मा ए बी सी माइनस ए बी सी बार इनटू प्रोबेबिलिटी। क्या समझे? अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें वेरिएंस की, तो वो आएगा सिग्मा एक्स वाई जेड। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही लिखे, आप लिख सकते हैं ए माइनस ए बार, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस बी बार इनटू प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत? चलिए निकाल लेते हैं, या खुद निकाल लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा बट निकल जाएगा, कुछ हार्ड नहीं होता। ये निकाल ही लिया जाए। अगर हम ए बी सी की बात करें, चलिए निकालते हैं ए बी सी के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो सर उसका आया था 12.55, ठीक है, तो पहले होगा 12 माइनस 12.55, यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा स्क्वायरिंग होगा, स्क्वायरिंग होगा, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर प्रोबेबिलिटी क्या था उसका सर? 0.20। दूसरा क्या होगा सर? 14 माइनस 12.55 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था सर? 0.25। फिर निकालिए। तीसरा -7 माइनस 12.55 का स्क्वायर इंटू 0.25। और लास्ट आपका क्या था? 28 माइनस 12.55 का स्क्वायर इंटू 0.30। थोड़ा सा जगह छोड़ के हम नीचे लिख लेंगे आपका क्या, एक्स वाई जेड के लिए भी। ये तो हो गया आपका किसके लिए? ए बी सी का। अब लिख लेंगे यहाँ नीचे में एक्स वाई जेड का। और क्योंकि वो क्वेश्चन आगे पोर्टफोलियो के लिए भी बोला है, तो हमको चाहिए क्या होगा? कोवेरियंस। कोवेरियंस चाहिए होगा ना, तो हम नीचे में जगह लेके लिख लेंगे कोवेरियंस ए बी सी एक्स वाई जेड, या ए बी, जो इच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब पहले तो इसका बना लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 16 माइनस 12.10 का होल स्क्वायर इंटू 0.20, ऑब्वियस सा बात है, वो तो सेम ही है, प्लस 10 माइनस 12.10 का होल स्क्वायर इंटू 0. क्या था? 25 था, ठीक है, प्लस फिर क्या है? 28 माइनस 12.10 का होल स्क्वायर इंटू 0.25, और लास्ट में -2 है ना शायद, -2 माइनस 12.10 का होल स्क्वायर इंटू 0.30। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? डाटा फ्यूचरिस्टिक हो तो कुछ नहीं सर, हम लिख सकते हैं ए बी सी माइनस ए बी सी बार इंटू एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड बार इंटू पी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैंने क्या बताया था सर? हमको लिखना होगा, ऑब्वियस सा बात है, इंटू पी, एक प्लस, प्लस सर दूसरा आएगा 4 है, वैसे बाद 4 लिख लेते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है हमको, समझ गए? कैसे फिल करेंगे? आइए देखिए, 12 माइनस 12.55 सर -0.55, तो यहाँ पे क्या आएगा? -0.55 का स्क्वायर इंटू 0.20, कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 0.0605 प्लस, अब आइए, नीचे लिखा गया क्या? ऊपर लिखिए
इक्वल्स टू 0.0605 प्लस 14 माइनस 12.55, 14 माइनस 12.55 1.45, ठीक है। 1.45 का स्क्वायर इंटू 0.25 कितना है 0.5256, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं 4 डिजिट, हम लोग ले रहे हैं 4 डिजिट, ठीक है। अब -7, ठीक है, -12.55 तो -19.55 का स्क्वायर गुने 0.25 कितना हो गया 95.5506। तो आपका लास्ट आ गया 28 माइनस 12.55 कितना हुआ 15.45, लिख लेंगे कहाँ नीचे में 15.45। अब इसका होल स्क्वायर, इसका 0.30 तो कितना आया 71.6108। ये टोटल कितना हुआ जोड़ लीजिए 0.0605 प्लस 0.5256 प्लस 95.5506 प्लस 71.6108। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा आंसर, आप ध्यान रखिएगा। क्यों हम लोगों ने डिसिमल अलग लिया है, ठीक है। 4 डिजिट लिया, हो सकता है 2 डिजिट ले, हो सकता है 3 डिजिट ले। तब जरा जाके चेक करिए क्या हमारा आंसर पहले मैच आया कि नहीं। ये रहा ना 167.75, इसने लिया है 2 डिजिट, कोई दिक्कत। अब ऐसा करने से क्या हुआ सर मेरे साथ, मेरा वेरिएंस कोवेरिएंस अपने आप बनता जा रहा है, कोवेरिएंस बनता जा रहा है। प्रोबेबिलिटी हमको पता है 0.20, 0.25, 0.25, 0.30, ठीक है। अब खाली बाई माइनस बाई बार पुट करना है और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा सर। अगर ये वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा एबीसी का √167.75। हम भी 2 डिजिट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है 12.95%। अब एक्स वाई जेड में क्या करें, एक चीज और काम करिए एग्जाम के टाइम, पेंसिल लेके जाइएगा और जब भी आंसर निकालें तो उसको बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ये 16 माइनस 12.10 कितना हुआ 3.9, लिख लेंगे यहाँ पे 3.9। अब 3.9 का स्क्वायर इंटू 0.20 तो कितना हुआ 3.042 प्लस 10 माइनस 12.10 माइनस 2.1 माइनस 2.10। अब इसका स्क्वायर 4.41 इंटू 0.25 1.1025 प्लस 28 माइनस 12.10 15.90, लिख लेंगे 15.90। अब 15.90 का स्क्वायर इंटू 0.25, ठीक है। अब क्या है सर -2 माइनस 12.10 -14.10 लिख लें -14.10 इसका होल स्क्वायर इंटू 0.30, ये आया आपका 59.643। ऐसा करने से हुआ क्या, ध्यान दिया होगा आपने, आपको यही सब काम दोबारा करना होता है। यहाँ पे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दोबारा निकालना होता है, और जब एक साथ लिखते गए काफी इजी पड़ता है। तो जो टेबल बना के फॉर्म करने में ज़्यादा समय लेता है, पहले टेबल बनाओ, उसका ऊपर में डाटा लिखो, बहुत टाइम खाता है। क्यों टाइम बर्बाद करना अपना। तो जोड़ते हैं 3.042
प्लस 3.042 प्लस 1.1025 प्लस 63.2025 प्लस 59.643 126.99। मेरे ख्याल से इसका आंसर 127 उसने दे रखा है, ठीक है, नहीं 98 लिया है, ठीक है, डेसिमल ऊपर नीचे हल्का फुल्का कोई दिक्कत नहीं है। तो डिविएशन क्या होगा, कुछ नहीं, 126.99 का अंडर रूट, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 11.27% निकल गया। अब आते हैं कोवेरियंस में। देखिए जब भी आपसे पूछे किसी पोर्टफोलियो के लिए क्या पूछेगा आपसे, ये तो आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, रिटर्न और रिस्क निकल गया, रिटर्न और रिस्क निकल गया। अगर सिर्फ ए में इन्वेस्ट करे तो रिटर्न है आपका कितना 12.55, रिस्क है कितना 12.95। अगर सिर्फ बी में इन्वेस्ट कर रिटर्न है कितना 12.10, रिस्क है कितना 11.27। तो कौन अच्छा है बताइए। तो यहाँ पे फिर वही यूज करेंगे, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, अगर बताना हो तो कौन अच्छा है तो, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर हमको पोर्टफोलियो का जब भी निकालना हो रिस्क, देखिए पोर्टफोलियो का आपका रिटर्न क्या होगा उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है सर, वेट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन जब पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना हो तो या तो कोवेरियंस चाहिए या तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए, दोनों में से कुछ तो हमारे पास हो। अगर हम कोवेरियंस निकाल ले तो हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सर इसी का तो पार्ट है, जब वो अपना रिस्क का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं 2 इंटू W1 W2 डिविएशन 1 डिविएशन 2 इंटू R12। तो जब हमने R12 पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था कोवेरियंस 12 बाई डिविएशन 1 डिविएशन 2। तो R12 इंटू डिविएशन 1 डिविएशन 2 इक्वल्स टू कोवेरियंस 12। अगर कोवेरियंस सिर्फ निकाल ले तो भी पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना इजी होगा हमारे लिए, होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब भी पोर्टफोलियो की बात करेगा क्वेश्चन तो आपको कोवेरियंस या कोरिलेशन कोएफिशिएंट में से कोई ना कोई एक चाहिए होगा। जैसे ये बात किया, बोला कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 0.50 0.5, में जो भी पैसा हमारे पास है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे किस वेट में 0.50, आधा आधी, इक्वल प्रोपोर्शन, आधा आधी जो भी पैसा है, एबीसी में आधा पैसा लगाएंगे और एक्स वाई जेड में आधा पैसा लगाएंगे, ठीक है। तब आपसे पूछा उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, वो तो काफी इजी है। लेकिन जब रिस्क पूछेगा तो वहाँ कोवेरियंस चाहिए होगा, इसलिए हमने पहले ही अपना कोवेरियंस का चार्ट बना लिया। इसलिए कोवेरियंस निकालते हैं, क्या होगा सर, पहला तो सर -0.55, तो माइनस होगा, वैसा बात है, निकालिए 0.55 इंटू 3.90 इंटू 0.20 0.429 माइनस 0.429, ठीक है। सेकेंड वाले का भी फिर माइनस होगा 1.45 इंटू 2.10 इंटू 0.25 0 माइनस 0.76125, ठीक है। आगे निकालिए सर, ये वाला ही माइनस ये वाला, मतलब कि इसका जो कोवेरियंस है वो माइनस में ही है, ठीक है, इसका कोवेरियंस माइनस में ही है, पहले ही पता चल चुका है कि हर चीज जब माइनस में है तो कोवेरियंस तो माइनस में होगा ना। 19.55 इंटू 15.90 इंटू 0.25, ये भी माइनस में होगा सर 15.45 इंटू 14.10 इंटू 0.30 65.3535। तो कोवेरियंस क्या हुआ सर 0.429, प्लस कर लेते हैं सर, माइनस है तो 0.76 प्लस 77.71125 प्लस 65.3535, 144.255, ठीक है। देख लेते हैं 144.255 आया कि नहीं, आ गया ना। तो कितना इजी पड़ा, कितना कम समय लिया हमारा। मैं तो खैर आपके लिए धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये मुझे दिया जाए क्वेश्चन मेरे हाथ में बनाने के लिए, कॉपी दे दिया जाए, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, ठीक है। निकल गया, क्या है नेगेटिव है, ध्यान रखना। यहाँ डिवाइड बाई एन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्यूचरिस्टिक डाटा है, प्रोबेबिलिटी पहले ही मल्टीप्लाई हो गया है, समझ गए।
अब अगर हमसे पूछा जाए रिस्क रिटर्न क्या होगा, कुछ नहीं करना है सर, 12.55 50%, 12.10 50%, या फिर 12.55 प्लस 12.10 भागे 2 भी करते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि इक्वली इन्वेस्ट था दोनों में। अगर सर रिस्क की बात करें तो उसके लिए मैंने सिंपली आपको कहा था कि आप जो यूज करिएगा, ये फॉर्मूला करने में इजी होता है, W1 डिविजन 1 का स्क्वायर, इसकी जगह कि W1 का स्क्वायर डिविजन 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर डिविजन 2 का स्क्वायर, क्या समझे, प्लस 2W1 W2 इंटू कोवेरियंस। अब इससे बात है 1 2, तो इजी क्या होता है सर, ये याद करना, W1 का स्क्वायर डिविजन 1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर डिविजन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2W1 W2 इंटू कोवेरियंस 1 2। तो आप निकाल लीजिएगा खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ आपको। ये अपना यूज किया, अपना वो वाला फॉर्मूला, W1 का स्क्वायर इंटू ले लिया आपका क्या सीधी वेरिएंस, ले लिया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर है वेरिएंस, और सब बात है, W2 का होल स्क्वायर डिविजन 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 कोवेरियंस 1 2 W1 W2, बस। और ये खुद से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसका जो थर्ड पार्ट था वो हम लोग कल समझेंगे, पर आज जाते जाते एक नया कॉन्सेप्ट आपको दे के जाऊंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये बीटा निकालने के लिए एक बकवास फॉर्मूला आपको दिया है, इसको भूल जाने का, ये फॉर्मूला कभी याद नहीं रखने का। बीटा निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। ध्यान रखना, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। सर ये फॉर्मूला कोरिलेशन टाइप नहीं लग रहा है ना, तो देखो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या किया था, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था सर, कोरिलेशन दो सिक्योरिटी के बीच होता है, मान लेते हैं ए और बी के बीच। सर ए और बी के बीच निकालते हैं कोरिलेशन, तो कैसे निकलता है, तो हम बोलते हैं सर आर ए बी इक्वल्स टू कोवेरियंस ए बी बाई डिविएशन ए डिविएशन बी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सर ए का मार्केट के साथ, बी को मार्केट के साथ, मार्केट के साथ, मार्केट के साथ, क्या उसका मार्केट के साथ भी कोवेरियंस हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसका मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन हो सकता है, हाँ कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। ए का मार्केट के साथ कोवेरियंस हो सकता है, हाँ उसको हम लोग कोवेरियंस एम कहेंगे। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं सर, अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो सिग्मा ए माइनस ए बार और एम माइनस एम बार डिवाइड बाई एन करेंगे। अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो हम कहेंगे सर सिग्मा ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो ये सर मार्केट, सॉरी बी लिखा गया, एम माइनस एम बार इंटू प्रोबेबिलिटी। सर मार्केट के साथ भी हमारा कोवेरियंस निकल सकता है, पर मार्केट के साथ हम लोग कोरिलेशन नहीं निकालते हैं, निकाल सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन मार्केट के साथ होता क्या, याद है कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, कब, डेरिवेटिव के टाइम। सर मार्केट के साथ सेंसिटिविटी निकालते हैं हम लोग, बीटा, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो ये क्या करता है, ये यही चीज कहता है ना आपको कि अगर मार्केट में 1% का चेंज हुआ और सिक्योरिटी का बीटा अगर 1.5% है तो कितना होगा, तो अगर मार्केट में 1% अप गया तो सिक्योरिटी 1.5% अप या डाउन किधर ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर बीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मूव करेगा, अगर बीटा नेगेटिव होता है तो डाउन मूव करता है, अगर ये अप मूव करता तो ये डाउन मूव करता। अगर अगर बीटा नेगेटिव होता, अगर बीटा पॉजिटिव है तो अगर ये अप मूव किया तो ये भी अप मूव करेगा, अगर ये डाउन मूव किया तो ये भी डाउन मूव करता, लेकिन 1.5% से करता, 1.5% से करता, ठीक है। तो हमने बस सर अपने कोरिलेशन के फॉर्मूला में क्या पहले तो कोवेरियंस के फॉर्मूला में क्या रिप्लेस किया, बस ये चीज।
और नीचे जो था डिविएशन ए डिविएशन बी, तो हमने कहा था कोरिलेशन कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हमको मालूम है सर बीटा इस रेंज के बाहर जा सकता है। अभी आपको 1.5% का एग्जांपल दिया है मैंने, बीटा उस रेंज के बाहर है कि नहीं। तो अगर कोरिलेशन निकालेंगे सिक्योरिटी का मार्केट के साथ, तो सर हमको लेना पड़ेगा कोवेरियंस ए एम डिविएशन ए डिविएशन एम, तो हमको दे देगा कोरिलेशन। पर मार्केट के साथ कोरिलेशन निकालने का मतलब ही क्या है? एक सिक्योरिटी के साथ तो हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, पर मार्केट के साथ कोरिलेशन निकालने का कोई मतलब बनता है? मार्केट, पूरा मार्केट में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे हम। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए हमको ये चाहिए था, क्या पूरा मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे हम? हर एक शेयर में थोड़ी इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट के। अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच में कर सकते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू कर सकते हैं। जितना सारा सिक्योरिटी है मार्केट में, सब में तो इन्वेस्ट नहीं ना करेंगे। तो जनरली हम लोग कोरिलेशन नहीं निकालते हैं सिक्योरिटी का मार्केट के साथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सर, बीटा निकालते हैं सिक्योरिटी का मार्केट के साथ, और उसको निकालने के लिए जो अपना कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसी को हल्का सा और आगे क्या करते हैं, उसको कौन सा वर्ड है, थोड़ा सा हल्का सा आगे और एक्सपैंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और एक नया फॉर्मूला बनता है। याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका, बीटा अगर निकालना हो तो बस सर हल्का सा चेंज करते हैं। हम लोग कोवेरियंस लेते हैं सिक्योरिटी का मार्केट के साथ और डिवाइड कर देते हैं सर वेरिएंस ऑफ मार्केट के साथ। नीचे फॉर्मूला देखो एकदम कोरिलेशन का है। कोरिलेशन में क्या था सर, अगर इसको हम ऐसे लिख देते तो बस यही तो है। वहां बस यही चीज डिविएशन ए हो जाता और एक डिविएशन एम हो जाता। तो बीटा के फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं। जो हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला था वही बीटा का फॉर्मूला है। वो बस ऊपर तो कोवेरियंस लिया, जैसे हमने कोरिलेशन में कोवेरियंस लिया था, ठीक है, लेकिन नीचे में डिविएशन ए की जगह डिविएशन एम ही ले लेगा, और डिविएशन एम तो एगो रहेगा ही रहेगा। और निकालते कोरिलेशन तो एक डिविएशन ए और एक डिविएशन एम आता, लेकिन जब निकालेंगे बीटा तो बस दोनों डिविएशन एम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसके फॉर्मूला से हम लोग बीटा का फॉर्मूला याद रखते हैं। अब ये बीटा निकालने का एक और फॉर्मूला दिया है, ये वाला, इसको हम लोग कभी याद नहीं रखते। इस फॉर्मूला को अगर एग्जाम में बनाने जाए तो मेरा टाइम जाएगा, और हमसे एग्जामिनर कभी नहीं कहता आप बीटा इसी फॉर्मूला से निकालिए, ठीक है। तो हम बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, या डिविएशन एम इंटू डिविएशन एम, जैसे याद रखना रखो। एकदम कोरिलेशन का फॉर्मूला है, बस कोरिलेशन के फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया गया है और वो बीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग कल निकालेंगे इस क्वेश्चन का, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा समय भी लगेगा इस क्वेश्चन में तुमको, ठीक है। ये मार्केट के लिए रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी के लिए रिटर्न निकालना पड़ेगा। रिटर्न का फॉर्मूला क्या है सर, रिटर्न का फॉर्मूला है ये नहीं है, आप तो ये सिखाए हम लोग को सर, रिटर्न का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो सर अर्न बाई इन्वेस्ट है। यहाँ तक कि आपने म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला को भी यही कहा था कि वो अर्न बाई इन्वेस्ट है, लेकिन बच्चे एन ए बी टी -1 प्लस डी प्लस आई डिवाइड बाई एन ए बी टी -1 पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो यार, वो फॉर्मूला है ही नहीं। वो फॉर्मूला यही चीज है, अर्न बाई इन्वेस्ट, व्हाट यू हैव अर्न व्हाट यू हैव इन्वेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा तो कल ही हम लोग इसको करेंगे। पोर्टफोलियो देखो थोड़ा समय लेता है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार जब पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा ना तो कहोगे सर इतना सारा फॉर्मूला हमें एक बार में याद है, सारा फॉर्मूला में याद रहेगा। कैसे? क्योंकि हमने फॉर्मूला का सर ब्रिज बनाया है। वो ब्रिज कैसे बना है, सबसे पहले सर सिंगल सिंगल सिक्योरिटी का निकलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसमें आपने कुछ नहीं कहा था, आपने कहा अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो सिग्मा एक्स वाई एन, अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो आपने कहा सिग्मा एक्स इंटू पी, ठीक है। उसके बाद सर निकलता है वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए आपने कुछ नहीं कहा सर, कहा एक्स माइनस एक्स बार, सॉरी गलती लिखा गया, एक्स माइनस एक्स बार का सम डिवाइड बाई एन,
अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो आपने कहा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो आपने कहा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब यहां बनता है एक ब्रिज, और वो ब्रिज हमें कहता है कि अब निकालिए आप कोवेरिएंस दो सिक्योरिटी के बीच। और उसके लिए अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो आपने कहा सिग्मा ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार बाई एन। अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो आपने कहा सम ऑफ ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार इंटू पी। उसके बाद आपने कहा सर कोरिलेशन ए बी का निकालना हो तो कोवेरिएंस निकल चुका है, स्टैंडर्ड डिविएशन ए और बी का निकल चुका है, तो हो गया। अब यही ब्रिज हमें पार करा के ले जाएगा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न के पास, और वहां आपने कहा वेट इनटू एक्स बार या ए बार जो लेना है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको एक्स बार ही बोलते हैं, क्यों, एक्स कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वेट इंटू W1 नहीं, वेट इंटू एक्स का सम, ठीक। अगर उसका हम सर वेरिएंस का बात करें तो आपने कहा, मैंने नहीं, मार्कोविच ने कहा, ठीक है। ये सारा चीज किसने कहा है? मार्कोविच। मैंने कहा कुछ नहीं करना है बाबू तुमको पहले केस में, W1 डिविएशन 1 का स्क्वायर अगर दो सिक्योरिटी है तो, W2 डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 कोवेरिएंस 1 2, या फिर कोवेरिएंस 1 2 की जगह, इसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या दिया था तुमको सर, डिविएशन 1 डिविएशन 2 इंटू R12, ए बी जो रखना रख सकते हो 1 2 को, ठीक है। अगर वैरियंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा पोर्टफोलियो का सर, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमें आता है बीटा निकालने का मन, तो सिक्योरिटी बीटा ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल सिक्योरिटी आ गया, ध्यान रखना। बीटा ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा सर, अभी जो कोरिलेशन था उसी से निकलेगा, उसी का फॉर्मूला एक्सटेंडेड वर्जन है उसके, वो कहता है बीटा का फॉर्मूला काफी इजी है, बोलता है कोवेरिएंस लो सिक्योरिटी का मार्केट के साथ और डिवाइड कर दो वेरिएंस ऑफ मार्केट के साथ। तो आपको ऑब्वियस सा बात है निकालना है, क्या क्या पड़ेगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कोवेरिएंस, उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा वेरिएंस। क्यों? क्योंकि कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको सिंपली टर्म में ये तो चाहिए, और ए माइनस ए बार भी चाहिए, और आपको एम माइनस एम बार भी चाहिए, तभी तो निकलेगा कोवेरिएंस। अगर हिस्टोरिकल डाटा डिवाइड बाई एन, नहीं तो मल्टीप्लाई बाई पी। तो आपको कोवेरिएंस निकालने के लिए ए माइनस ए बार तो निकालना ही होगा, एम माइनस एम बार तो निकालना ही होगा, ठीक। और ही साथ आपको वेरिएंस ऑफ मार्केट भी निकालना होगा। अब जैसे ही बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकल गया तो आपका बात आगे बोलेगा, पोर्टफोलियो बीटा निकालो। और पोर्टफोलियो बीटा भी काफी इजी है, वो भी सिंपली एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला फॉलो करता है। वेट ना, रात को फोन कॉल किया यार, हेलो, हाँ हाँ थैंक। चलिए आइए, जैसा हमने वेट इंटू रिटर्न किया था, वेट इंटू बीटा कर देंगे। इसका एक और फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं, वेट निकालने की जगह सिंपल फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। सिंपल फार्मूला क्या था,
वो सिंपल फार्मूला कहता है आपको सिंपली कि पहले आप जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है सर्टेन सिक्योरिटी में, उसको ले लीजिए इनटू उसका अपना बीटा कर दीजिए डिवाइड बाई टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ये भी तरीका था। तो पोर्टफोलियो बीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी ए, अमाउंट इन्वेस्टेड सिक्योरिटी बी, उसका जो भी बीटा उससे मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाई टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो इसका दो फार्मूला है पोर्टफोलियो बीटा के। लेकिन सिंगल सिक्योरिटी का बीटा निकालने का फार्मूला क्या है, ये किताब ने आपको एक और फार्मूला दिया है, वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो उसको इस्तेमाल नहीं करने का, हमेशा इग्नोर करने का। ठीक है, वो ये वाला है, ये है कुछ नहीं। अगर मैं इसे मिटा दूं, फिर मिटेगा कि नहीं? अब मिटाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस फॉर्मूला को, ये है कुछ नहीं, ये आपको दिखेगा कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, वही चीज है। कोवेरियंस निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो ये है जिसको हम लोग नहीं सीखते हैं, और वेरियंस निकालने का एक और फॉर्मूला ये है जिसको हम लोग नहीं सीखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग निकालेंगे और देखना, ये जो ऊपर वैल्यू आएगा ना, ये तुमको कोवेरियंस ऑफ मार्केट के बराबर आएगा, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट। और ये जो नीचे है, ये वेरियंस ऑफ मार्केट के बराबर आएगा। ठीक है, समझिए। क्योंकि कभी भी अगर ये मैच ना, ऐसा ना निकले, तो ये फॉर्मूला काम कर ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये क्या निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो ये है, जो कि काफ़ी लेंदी है। और वेरियंस निकालने का फॉर्मूला एक और है, वो ये है, और ये भी बहुत लेंदी है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, ऑब्वियस सा बात है। तो हमारा आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर चला जाए। कितना क्वेश्चन है इसमें, देखा नहीं है मैंने, लग रहा है 41-42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है। एग्जाम के पहले आपका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक और चीज, बीटा ज्यादा आ सकता है। देखिए इसी का आंसर में बीटा ज्यादा आया है ना। चलिए तो चला जाए, कोई सवाल ना हो तो। वन से ज्यादा कहने का मतलब था, वन से ज्यादा बीटा हो सकता है, लेकिन आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट वन से ज्यादा नहीं होगा।